आने वाले विधानसभा में क्या मैं शौकत अली को यहां से आपका कैंडिडेट घोषित करूं? क्या आपकी इजाजत है कि मैं शौकत अली को भी कैंडिडेट बनाऊं? असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो भाजपा को फायदा होगा। बताओ अखिलेश यादव, बिहार में तुमने अपने 5 सांसद को भिजाया था कि ओवैसी ना जीत पाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शायद आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। शौकत अली के भी ज्यादा नहीं, 5-7 पीढ़ी पीछे आप जाएंगे ना तो उस मूर्ख का भी डीएनए क्या निकल के आएगा। बेवजह के सवाल में फंसा हुआ है। सैयद सलार मसूद गाजी कौन है भाई? और मैंने जो इतिहास पढ़ा है उसमें तो मैंने नहीं पढ़ा है कि सुहेल देव कोई राजा थे। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि एनकाउंटर के नाम पर कई मासूम लोगों को तकलीफ दी जाती है। इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव, जो ममता बनर्जी के 20 MP चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा। हम मर जाएंगे मगर हमारे मरते वक्त भी हमारी जबान पर होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। 2027 यूपी चुनाव, बहराइच से ओवैसी की ललकार। करो एनकाउंटर, चलाओ बिल्डोजर के पीछे क्या राजनीतिक गणित है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बहराइच सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी भी है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच में रैली करके ऐसा राजनीतिक संदेश दिया जिसने बीजेपी, समाजवादी पार्टी और राजभर राजनीति को एक साथ बेचैन कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम से एक बात की इजाजत लेकर इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा में क्या मैं शौकत अली को यहां से आपका कैंडिडेट घोषित करूं? क्या आपकी इजाजत है कि मैं शौकत अली को भी कैंडिडेट बनाऊं? क्या मैं इजाजत है आपकी? आप पूरा साथ देंगे तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप तमाम की इजाजत की बुनियाद पर मैं जनाब शौकत अली को मटेरा विधानसभा के लिए मजलिस का उम्मीदवार का ऐलान करता हूं। अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे, अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे। और आपकी आवाज बनकर शौकत जाएगा, जब आप पुकारेंगे खादिम के तौर पर आएगा। यासिर शाह में गुरूर और तकब्बुर है। यासिर शाह ये समझता है कि मालिक है, मालिक तुम हो, शौकत तुम्हारा खादिम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब मालिक का दौर नहीं चलेगा, अब खादिम की खिदमत चलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री को कुछ ना बोलूं तो बाबा भी नाराज हो जाएंगे, अखिलेश भी नाराज हो जाएंगे। सवाल है, आखिर ओवैसी ने बहराइच ही क्यों चुना? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक सभा थी या फिर 2027 के चुनाव से पहले पूर्वांचल में मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की बड़ी रणनीति? आइए जानते हैं, साझा करते हैं पूरी कहानी। बहराइच क्यों पहुंचे ओवैसी? जी हाँ, ओवैसी की रैली बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट में हुई। ये सीट समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। 2008 के परिसीमन के बाद से ये सीट लगातार समाजवादी पार्टी के पास रही है। ऐसे में
ओवैसी का यहाँ आना सिर्फ संयोग नहीं माना जा रहा दोस्तों। राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि AIMIM पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है और वो मुस्लिम बहुल इलाकों में समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है। आज हम आपकी इस मुबारक सरजमीन को आ रहे थे, ये बहादुरों की सरजमीन है बहरेच और मटेरा, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर दिए कि असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो भाजपा को फायदा होगा। बताओ अखिलेश यादव, बिहार में तुमने अपने 5 सांसद को भिजाया था कि ओवैसी ना जीत पाए। तुम्हारे 5 सांसद सीमांचल किशनगंज में आकर 15 दिन बैठ गए, रोज मीडिया से बात करते, रोज गांव गांव जाकर जनता को बताते, मगर नतीजा क्या निकला? जिन 4 विधायक को अखिलेश यादव के भाई तेजस्वी यादव ने मंदलिस से तोड़ लिया था, सीमांचल की जनता को लाखों सलाम। उन्होंने अखिलेश यादव की इस नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया और मंदलिस के 5 विधायक को दोबारा कामयाब कर दिया। हम यहां पर आ रहे और फिर शुरू हो गए बी टीम है। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पर कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे और गाली किसको दे रहे हो? ओवैसी को। अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी RSS के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। अरे तुमने हमारे विधायक को तोड़ा, बिहार में हम दोबारा जीत कर आए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं, बहरेच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे फिरका परस्त RSS की ताकतों के सामने। इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव, जो ममता बनर्जी के 20 MP चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा। इनके इत्तेहाद से इनकी लीडरशिप पैदा होगी, इनकी मेहनत से इंशाअल्लाह ताला आपके नुमाइंदे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएंगे। यानी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से भी है। आखिर क्या है सुहेल देव बनाम गाजी विवाद? जी हां, बहराइच पिछले कई वर्षों से एक ऐतिहासिक और राजनीतिक विवाद का केंद्र रहा है। एक तरफ महाराजा सुहेल देव हैं, जहां राजभर समाज और कई अन्य पिछड़ी जातियों के लोग उस शासक के रूप में देखते हैं जिसने विदेशी आक्रमणकारी सैयद सलार मसूद गाजी को हराया था। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ सलार मसूद गाजी की दरगाह, जहां सदियों से उर्स और मेले का आयोजन होता रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि वो बार बार हर चीज में कहते हैं कि माता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शायद आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। संविधान की दफा 48 को उठाकर पढ़ लीजिए मुख्यमंत्री। वो क्या कहती है संविधान की दफा 48? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? अगर ये सब है तो फिर अगर आप जो बात कह रहे हैं तो क्या बीजेपी के लोग जो सत्ता में वो इंसान नहीं है, क्या बायोलॉजिकल है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मुस्लिम अक़लियत को निशाना बनाते हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर नहीं बन गया? 40 से 60% बीफ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से होता है और मुख्यमंत्री इस पर खामोश हो जाते हैं। मैं आपको बताते हुए तकलीफ महसूस करता हूं कि संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद को गवर्नमेंट की जमीन कहकर शहीद कर दिया गया और वहीं पर वाराणसी में अजगैब शाहिद मस्जिद को शहीद कर दिया गया रेलवे लाइन कहकर। और उत्तर प्रदेश में संभल की मस्जिद को जब तोड़ दिया गया तो मस्जिद से पुलिस ने बताया कि वहां से पोस्टर निकले जिस पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। मैं बताना चाह रहा हूं कि दुनिया के जितने मुसलमान हैं उन तमाम का ईमान यह है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश की सरकार ये समझ रही है कि पोस्टर दिखाकर आई लव मोहम्मद के दिखाकर आप उत्तर प्रदेश या भारत के मुसलमानों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कम कर सकते, हम मर जाएंगे मगर हमारे मरते वक्त भी हमारी जबान पर होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे पोस्टर दिखाने से मोहब्बत कम नहीं होगी। तुमने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जिन पुलिस के ओहदेदारों ने मोहम्मद आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखा दिया, हम पुकार कर कहेंगे कि अल्लाह तू गवाह और शाहिद रहना कि हमारे तेरे घर से हमने तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का जिक्र किया। अरे क्या करना चाहते हो तुम लोग? भारत के संविधान में आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मुझे अपने मजहब पर चलने की आजादी है। बीजेपी सरकार के आने के बाद भी इस इतिहास को नए राजनीतिक नजरिए से पेश किया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार महाराज सुहेलदेव को स्थानीय नायक और भारतीय अस्मिता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती रही है। वहीं गाजी को विदेशी आक्रमणकारी बताया जाता है। मंत्री अनिल राजभर के बयान से बड़ा विवाद। जी हां, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर बहराइच पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया कि गाजी की दरगाह वाली जगह पहले सूर्य कुंड थी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के सर्वे कराने की मांग करने की बात भी कही। अनिल राजभर ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने विदेशी आक्रमणकारियों का महिमा मंडन किया, जबकि महाराजा सुहेलदेव स्थानीय नायकों की उपेक्षा की गई। देखिए, कई बार इस बात को कहा हूँ, शौकत अली के भी ज़्यादा नहीं 5-7 पीढ़ी पीछे आप जाएंगे ना तो उस मूर्ख का भी DNA क्या निकल के आएगा। बेवजह के सवाल में फंसा हुआ है। सैयद सलार मसूद गाजी कौन है भाई? एक विदेशी गजनी देश का रहने वाला, एक आक्रांता, एक लुटेरा, और उसके चक्कर में शौकत अली, तुम्हारे भी बहन बेटियों की रक्षा उस कालखंड में महाराजा सुहेलदेव जी ने की होगी। कुछ तो शर्म करो। यही बयान राजनीतिक विवाद की नई वजह बन गया।
ओवैसी की एंट्री और तीखा हमला। जी हां, इस माहौल में ओवैसी ने बहराइच की रैली का फैसला किया। समझिए, रैली से ठीक पहले एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली बीजेपी सरकार पर मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीर दरगाह और मस्जिदों को लगातार तोड़ा जा रहा है। शौकत अली ने अनिल राजभर को भी तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपनी 5 पीढ़ियों का ठीक से हिसाब नहीं बता सकता, वो 1000 साल पुराने इतिहास की बात कर रहा है। ये बयान सामने आते ही विवाद और तेज हो गया। ओम प्रकाश राजभर भी मैदान में आए। विवाद में बीजेपी की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी कूद पड़े। उन्होंने सलार मसूद गाजी को विदेशी लुटेरा बताया। सोशल मीडिया पर ओवैसी को जवाब देते हुए राजभर ने लिखा कि बहराइच आने से पहले अपने नेता को ये भी याद दिलाइए कि ये धरती है जहां महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। राजभर का ये बयान सीधे तौर पर एआईएम की राजनीति को चुनौती माना जा रहा है। क्या है सुहेलदेव वास्तव में राजा थे? विवाद तब और बढ़ गया जब एआईएम के नेताओं ने महाराजा सुहेलदेव के ऐतिहासिक स्थिति पर सवाल उठाए। शौकत अली ने कहा कि वो सुहेलदेव को राजा नहीं मानते। उन्होंने तर्क दिया कि अगर वो राजा थे तो बहराइच में उनके किले जैसे भौतिक प्रमाण क्यों नहीं हैं। उन्होंने सुहेलदेव से जुड़ी लोकप्रिय कथा को काल्पनिक बताया। यहीं से मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पहचान और इतिहास की लड़ाई में बदल गया। मेरा फेथ है और मैंने जो इतिहास पढ़ा है उसमें तो मैंने नहीं पढ़ा है कि सुहेलदेव कोई राजा थे। ठीक है, हो सकता है रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे राजा का नाम हम लोग सुनते आए हैं, उनकी हवेलियां हैं, उनके किले हैं, नहाने की बावड़ियां हैं, सारी चीज़ें हैं, आज भी मौजूद है वो। लेकिन बहराइच में तो ऐसे कोई अवशेष नहीं अब तक पाए गए। ओम प्रकाश राजभर ने जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाई तो उस वक्त लोगों ने सुहेलदेव का नाम जाना और वो भी राजभर जाना। उसके पहले सुहेलदेव के बारे में लोग कहते थे कि वो पासी समाज से हैं और किसी ज़माने में जैनियों ने कहा था कि वो जैन है। तो पहले तो आप जिसको राजा महाराजा चक्रवर्ती क्या क्या नाम आप देते हैं कि देश के निर्माण में उनका हाथ था, ठीक है, ये आपका फेथ है, आपका मानना है, आप कहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आप किसी और को गाली क्यों दे रहे हैं? आप सैयद सलार मसूद गाजी को गाली क्यों दे रहे हैं? क्या किया उन्होंने? एक झूठ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है सैयद सलार मसूद गाजी आक्रांता थे, लुटेरे थे। अगर वो लुटेरे थे तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने लूटा था बहराइच को या देश को, तो मुझे आप उनके भी कोई किले बता दीजिए, है कहीं पर? नहीं है। 500-1000 साल पुरानी वो दरगाह है और लगभग 700-800 सालों से वहाँ पर मेला लगता था। मेले को बंद करा दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि उस मेले में जाने वाले की जो तादाद होती थी उसमें 70% हमारे हिंदू भाई की होती थी। वो दरगाह सिर्फ दरगाह नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। लेकिन आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके आपसी सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, मुसलमान को हिंदू से लड़ा रहे हैं। तो बीजेपी का यही काम है। जो बीजेपी, चूंकि विकास के नाम पर बीजेपी अगर चुनाव में जाएगी तो बीजेपी चुनाव कभी सत्ता में आ ही नहीं सकती। बीजेपी बस उसको हिंदू और मुसलमान करना है। 2027 चुनाव का बड़ा समीकरण। अब सवाल है कि इस पूरे विवाद का 2027 विधानसभा चुनाव से क्या संबंध है। दरअसल बीजेपी पिछले कई वर्षों से गैर यादव पिछड़े वर्गों, खासकर राजभर समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। महाराजा सुहेलदेव की विरासत इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव वोटों के सहारे अपनी राजनीति करती आई है। ऐसे में ओवैसी की एंट्री मुस्लिम वोटों में नई दावेदारी पेश कर रही है और ओवैसी ने साफ कह दिया कि गठबंधन का हमें हिस्सा बनाइए, नहीं तो बाद में ई मत कीजिए। ये सीधा राहुल गांधी और अखिलेश यादव से कहा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं
थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि वो बार बार हर चीज में कहते हैं कि माता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शायद आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। संविधान की दफा 48 को उठाकर पढ़ लीजिए मुख्यमंत्री। वो क्या कहती है संविधान की दफा 48? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? अगर ये सब है तो फिर अगर आप जो बात कह रहे हैं तो क्या बीजेपी के लोग जो सत्ता में वो इंसान नहीं है, क्या बायोलॉजिकल है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मुस्लिम अक़लियत को निशाना बनाते हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर नहीं बन गया? 40 से 60% बीफ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से होता है और मुख्यमंत्री इस पर खामोश हो जाते हैं। तो अगर AIMIM मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा भी अपने पक्ष में खींच लेती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? समाजवादी पार्टी को हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी को उम्मीद होगी कि मुस्लिम वोटों का बिखराव उसे फायदा पहुंचा सकता है। जी हां, बिल्डोजर और एनकाउंटर राजनीतिक का जवाब। ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की बिल्डोजर कार्रवाई और एनकाउंटर नीति की आलोचना करते रहे हैं। उनकी बहराइच रैली को भी इसी राजनीतिक संदेश के विस्तार से रूप में देखा जा रहा है। ओवैसी का संदेश साफ है कि वो खुद को मुस्लिम समुदाय की आवाज़ और धार्मिक विरासत के रक्षक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि एनकाउंटर के नाम पर कई मासूम लोगों को तकलीफ दी जाती है। मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 17,000 एनकाउंटर हुए। बताइए, संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है, संविधान रूल बाय गन की बात नहीं करता। संविधान के बरखिलाफ अगर कोई काम करता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मैं नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समानता व्यवस्था है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब विनोद साहब ने बात कही है। 19 मार्च को मंसूर अहमद को पकड़ लिया गया, पुलिस कस्टडी में रखकर जुल्म किया गया, NSA लगा दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मंसूर अहमद को 2 लाख रुपए पुलिस के उस ओहदेदार को देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि वो बार बार हर चीज में कहते हैं कि माता है, जबकि बीजेपी इस मुद्दे को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और ऐतिहासिक न्याय के नजरिए से पेश करती है। दोस्तों, बहराइच के दंगे आपको याद होंगे। बहराइच में जो राइट्स हुए थे, किस तरह से एक जुलूस मस्जिद के सामने डांस करता है और फिर पूरा विवाद हो जाता है और फिर एनकाउंटर भी होता है। जी हाँ, बहराइच में ओवैसी की रैली सिर्फ एक चुनावी सभा नहीं है, ये 2027 विधानसभा चुनाव की शुरुआती बिसात का हिस्सा दिखाई देती है। एक तरफ महाराजा सुहेल देव की विरासत, दूसरी तरफ सलार मसूद गाजी की दरगाह का सवाल, बीच में मुस्लिम वोट, राजभर वोट और पूर्वांचल की राजनीति की खड़ी है। अब देखना यह होगा ओवैसी की ये एंट्री उन्हें राजनीतिक फायदा दिलाती है या फिर लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही सीमित रह जाती है। लेकिन दोस्तों, इतना तय है कि बहराइच का ये विवाद आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि जो भी जिसका की तरफ से बोलेगा, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किसी का भी एक का साथ लेंगे, उसका फायदा सीधा सीधा भाजपा को होगा। द स्वतंत्र।